अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर मॉडल्स। तो न्यूक्लियर मॉडल्स हम लोगों ने न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनकी नेचर का एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि उनकी जो फोर्सेस हैं उनकी नेचर क्या है। अब जब हमें उनकी नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसी पर्पस के लिए कि न्यूक्लियस है उसकी शेप क्या है, उसकी अरेंजमेंट क्या है, या और उसमें एग्जैक्टली कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट हैं, इस सब के लिए डिफरेंट मॉडल्स प्रिडिक्ट किए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम में। तो उनमें से कुछ फेमस मॉडल्स से जो फेमस मॉडल है फर्स्ट वन वो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल को पॉइंट मॉडल भी कहते हैं। इसे नील बोहर ने 1935 में और कुछ जगहों पे 1936, तो 1935 टू 36 में नील बोहर ने इसे प्रपोज किया था। अब इस पर कोई भी एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं हुआ था, ये प्योरली ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है ये सारा का सारा मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो लिक्विड ड्रॉप है वो सिमिलर है न्यूक्लियस से, या न्यूक्लियस को हम कंपेयर कर सकते हैं लिक्विड ड्रॉप से। इसी वजह से इसका नेम लिक्विड ड्रॉप मॉडल रखा गया। अब इसमें सिमिलैरिटीज़ कौन कौन सी हैं? फर्स्ट सिमिलैरिटी हमारे पास है अरेंजमेंट की। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में लिक्विड ड्रॉप में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में कुछ फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से वो आपस में बाइंड होते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियॉन्स जो हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं उनके बीच में भी न्यूक्लियर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं जो उन्हें बाइंड करके रखती हैं। सेकेंड वन आ जाती है इसकी शेप। तो जो शेप है न्यूक्लियस की वो और वाटर ड्रॉपलेट की शेप है, दोनों शेप हमारे पास स्फेरिकल है। मतलब दोनों में एक सिमिलैरिटी ये आ गई कि दोनों की शेप सिमिलर होती है, स्फेरिकल शेप की हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वन आ जाता है डेंसिटी। तो जो लिक्विड्स की डेंसिटी है, अगर हम 1 ml वाटर लें उसकी डेंसिटी को हम मैयर करें और 1000 ml वाटर लें उसकी डेंसिटी को मैयर करें तो वो सेम होती है, वो डिफरेंट नहीं होती। इसी तरह न्यूक्लियर डेंसिटी भी सेम होती है, चाहे हम एक न्यूक्लियॉन के लिए लें, एक एटम के लिए लें, न्यूक्लियॉन का एक एटम हो या हमारे पास बहुत सारे एटम्स हों, तो उनकी न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होगी। फोर्थ वन हमारे पास आ जाती है डिसइंटीग्रेशन एंड इवेपोरेशन। जो न्यूक्लियाई में फिनोमेना प्रोसेस होता है डिसइंटीग्रेशन का, मतलब एक हमारे पास कोई भी एलिमेंट है वो डिफरेंट पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट हो रहा है, उसमें से बहुत सारे पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं या वो चेंज हो रहा है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में। तो वो प्रोसेस सिमिलर होता है इवेपोरेशन से, जिसमें जो लिक्विड्स में इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं वो स्केप कर जाते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस डिसइंटीग्रेशन सिमिलर होता है इवेपोरेशन से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिफ्थ नंबर पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। वो सिमिलर है लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन से। कोई भी न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो बाइंड होते हैं बाय बाइंडिंग एनर्जी, मतलब जो एनर्जी से वो किसी भी न्यूक्लियस में बाइंड होते हैं उसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब वो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास हीट ऑफ इवेपोरेशन के कंपेरेबल है या सिमिलर होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ बम्बार्डिंग पार्टिकल एंड कंडेंसेशन। जो बम्बार्डिंग पार्टिकल हैं, कोई भी अगर हमारे पास एलिमेंट है हमने उस पर डिफरेंट पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की है और वो पार्टिकल्स उसमें एब्जॉर्ब हो गए हैं, ये फिनोमेना सिमिलर होता है कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन में भी सेम यही होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंडेंस हो जाते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई एंड थर्मल मोशन। जो लिक्विड्स में थर्मल मोशन होती है वो न्यूक्लियाई की एनर्जी से सिमिलर होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पे आ जाता है सरफेस टेंशन एंड पोटेंशियल बैरियर। जो लिक्विड्स में सरफेस टेंशन का फिनोमेना होता है वो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर न्यूक्लियस के पोटेंशियल बैरियर से कंपेरेबल है, उसके सिमिलर होता है। तो ये हमारे पास 8 सिमिलैरिटीज़ थी लिक्विड ड्रॉप की न्यूक्लियाई के साथ, और इन्हीं की जो ये हमारे पास सिमिलैरिटीज़ थी इन्हीं की बेसिस पे लिक्विड ड्रॉप मॉडल को प्रपोज किया गया था। जो ओवरऑल हम लोगों ने देखा है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, उसके कंक्लूजन्स क्या क्या हैं कि फोर्सेस जो प्रेजेंट होती हैं किसी भी न्यूक्लियस में वो अननोन है, स्फेरिकल शेप होती है जो न्यूक्लियस है उसकी भी और वाटर ड्रॉपलेट की भी, मतलब शेप इन दोनों की स्फेरिकल होती है। उसके बाद हमारे पास है
सरफेस टेंशन जो है वो पोटेंशियल बैरियर से सिमिलर होता है, बाइंडिंग एनर्जी हीट ऑफ इवेपोरेशन से कंपेरेबल है। ये हमारे पास लिक्विड ड्रॉप मॉडल के कंक्लूजन्स थे। अब लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है उसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं। ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शंस को। जितने लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो कौन कौन से प्रोसेस को या मैकेनिज्म को फॉलो करके प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। उसके अलावा ये हमें न्यूक्लियर फिशन के बारे में बताता है। न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल इसी तरह से होता है जिस तरह से लिक्विड ड्रॉपलेट में स्प्लिटिंग होती है। उसके बाद हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल से हमें आइसोबार्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब यहाँ पर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हमें किसी नेक्स्ट मॉडल की ज़रूरत पड़ी। तो इसकी जो पहली लिमिटेशन है वो ये है कि इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ लाइटर एलिमेंट्स। लाइटर एलिमेंट जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता। सेकेंड लिमिटेशन है इट इनेबल्स टू एक्सप्लेन न्यूक्लियर आइसोमर्स। अब न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या होते हैं कि दो न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम है, एटॉमिक मास भी सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, उनकी एनर्जी में डिफरेंस है। एक हायर स्टेज पर है एनर्जी की, एक लोअर स्टेज पे है, मतलब एक मेटास्टेबल स्टेट पर है और दूसरी ग्राउंड स्टेट पर है। तो उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल नहीं देता कि जो न्यूक्लियर आइसोमर्स हैं उनमें एनर्जी गैप क्यों आता है, या एक मोर रेडियो एक्टिव है और दूसरी लेस रेडियो एक्टिव है। तो इसके बारे में भी लिक्विड ड्रॉप मॉडल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। उसके बाद थर्ड वर्ड जो इसकी लिमिटेशन है वो है इट कांट एक्सप्लेन द एबनॉर्मल हायर बाइंडिंग एनर्जीज एसोसिएटेड विद मैजिक नंबर्स। हमने स्टेबिलिटी फैक्टर्स में देखा था कि जो हमारे पास मैजिक नंबर्स थे 2, 8, 20, 50, 82, 126, ये वाले मैजिक नंबर्स, इनके साथ जितनी भी बाइंडिंग एनर्जीज़ हैं, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जीज़ हैं वो एबनॉर्मली हाई हैं। इसमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो ऐसा क्यों है? जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है वो इसके बारे में कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देता। अब न्यूक्लियर शेल मॉडल जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं इसी तरह से, या डिफरेंट शेल्स में होते हैं, इसी तरह से न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो भी शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उन शेल्स को हम लोग कहते हैं कि वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, या हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जी शेल्स हैं, जिस तरह क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये वाले जो शेल हैं उनमें मतलब स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो हर शेल में स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स की तरह, कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट शेल्स में स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी तरह से हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में भी जो डिफरेंट शेल्स हैं उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये जो मॉडल है ये यूज़फुल मॉडल है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड ड्रॉप मॉडल, और इसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल कहते हैं। इसको एम.जी. मेयर ने 1949 में प्रपोज़ किया था। उसके बाद इसमें फ़र्दर मॉडिफिकेशंस हुई थी 1950 में, जो मॉडिफिकेशंस की थी हेग्जल ने, जेनसन ने और स्विस ने। उसके बाद जो जेनसन था उसने नेक्स्ट इसमें इसको स्पिन्स भी इसी ने निकाली थी न्यूक्लियर शेल मॉडल से, उसकी फिलिंग भी इसी ने की थी, और उसके बाद उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसमें फ़िज़िक्स में, क्योंकि ये न्यूक्लियर शेल मॉडल जो है ये सारी टॉपिक जो है ये बेसिकली फ़िज़िक्स का टॉपिक था। अच्छा, इस न्यूक्लियर शेल मॉडल को हम लोग इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल भी कहते हैं। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में को हम पॉइंट मॉडल भी कहते हैं। इसी तरह न्यूक्लियर शेल मॉडल का जो सेकंड नेम है वो हमारे पास है इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल को और न्यूक्लियर शेल मॉडल को। तो अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर शेल मॉडल हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो डिफरेंट शेल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने अभी पहले देखा। तो अब जो डिफरेंट शेल्स में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियॉन्स वो आपस में इंटरेक्ट नहीं, मतलब एक शेल के न्यूक्लियॉन दूसरे शेल के न्यूक्लियॉन्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो एक शेल वाले न्यूक्लियॉन्स हैं वो आपस में तो इंटरेक्ट कर सकते हैं लेकिन दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हमने पढ़ा था जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शंस होती हैं, ठीक है, उनमें फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं जिसे हम न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं।
लेकिन न्यूक्लियर शेल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। इसमें हर जो शेल है उसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स होते हैं और वो दूसरे शेल के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। न्यूक्लियर शेल मॉडल जो हमारे पास है उसे हम लोग अंडरस्टैंड करने के लिए हम एटॉमिक मॉडल को कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि इसकी सारी फिलिंग या इसकी सारा कंपैरिजन एटॉमिक मॉडल से इजीली हो जाता है, क्योंकि एटॉमिक मॉडल में भी उसी तरह से शेल्स होती हैं जैसे न्यूक्लियर मॉडल में होते हैं। न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो शेल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब वो शेल्स की फॉर्म में इसमें कुछ न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो सेंटर में इकट्ठे हो जाते हैं और बाकी न्यूक्लियॉन्स उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करने लग गया एक स्पेसिफिक शेल में, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में। तो हमारे पास और इन शेल्स की आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन इनके बीच में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है। अब जो एटॉमिक मॉडल है उसमें हम देखते हैं कि एक एटम है, ठीक है। एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। उस एनर्जी हम उतनी एनर्जी देते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं। अब यूँ होता है कि जो नोबल गैसेस हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जितनी भी नोबल गैसेस हैं, तो उनमें से जब हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जितनी हम आम एनर्जी बाकी एटम्स को देते हैं उस एनर्जी से वो उनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नहीं विदड्रॉ होते तो या नॉकआउट नहीं होते, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें हायर एनर्जी चाहिए होती है। तो जो हायर एनर्जी है मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टाइटली बॉन्ड हैं, मतलब उनके बीच में बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनको उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। जितने भी नोबल गैसेस हैं उनके शेल जो हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबल हैं। अब इसी तरह अगर हम न्यूक्लियस के केस में देखें तो न्यूक्लियस के केस में जो न्यूक्लियॉन न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेसिफिक एनर्जी से बाइंड होते हैं या उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। अब उस एनर्जी को हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर है उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए या न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस से अलग करने के लिए, न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए, तो उसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और एक न्यूक्लियॉन को अगर हमने निकालना है बाहर तो उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब अगर हम न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी देखें तो हमारे पास कुछ न्यूक्लियॉन्स ऐसे हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी एबनॉर्मली हायर है, ठीक है। अब उस जो बाइंडिंग एनर्जी एबनॉर्मली हाई स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की है, जिनका नंबर 2 है, 8 है, 20, 50, 82, 126, मतलब जिनका मैजिक नंबर्स में जिनके हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं या बोथ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बोथ जो हैं वो मैजिक नंबर्स हैं। तो ये मैजिक नंबर्स जो थे ये उसी टाइम डिस्कवर हुए थे जब न्यूक्लियर शेल मॉडल प्रपोज किया था, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। मतलब हम लोगों ने ये स्टेबिलिटी फैक्टर्स में मैजिक नंबर्स पढ़े थे, तो ये इनकी जो थी मतलब इनकी स्टार्टिंग जो थी ना वो यहाँ से न्यूक्लियर शेल मॉडल से हुई थी। न्यूक्लियर शेल मॉडल से ही इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी और इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बाकी सब न्यूक्लियॉन्स की निस्बत हायर होती है, बहुत ज़्यादा हायर होती है। अब जो हमारे पास न्यूक्लियर शेल है या हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियॉन्स की मूवमेंट है वो किस तरह से होती है कि कुछ न्यूक्लियॉन्स कंबाइन हो जाते हैं सेंटर में और वो बिहेव करते हैं एज अ न्यूक्लियस, ठीक है। दरमियान में कंबाइन हो गए, वो न्यूक्लियस की तरह बिहेव करने लगे। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स, कुछ न्यूक्लियॉन्स है, क्योंकि सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियॉन्स तो नहीं होते, बहुत सारे और भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो कुछ न्यूक्लियॉन्स कंबाइन हो गए, ठीक है, और सेंटर में वो आ गए और बाकी जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करने लग गए, ठीक है। इस तरह से फिर वो शेल्स बनाएंगे। नेक्स्ट आ जाती हैं हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर शेल मॉडल, कि न्यूक्लियर शेल मॉडल जो है वो कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। फर्स्ट वन है इट एक्सप्लेन मैनी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़, जैसे स्टेबिलिटी है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी, रिलेटिव अबंडेंस, न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, इन सब के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है न्यूक्लियर शेल मॉडल। मतलब जितनी भी इसके अलावा भी जितनी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ हैं कि न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल क्यों होता है, बाइंडिंग एनर्जी हायर या लोअर क्यों होती है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। सेकंड जो है स्पिन और पैरिटी के बारे में बताता है कि स्पिन और पैरिटी ऑफ ऑड मैस नंबर कैन बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर शेल मॉडल। अब पैरिटी क्या होता है? पैरिटी हम कहते हैं जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका रिफ्लेक्शन अराउंड द ओरिजिन, या हम सिंपली ये कह सकते हैं मिरर इमेज। मतलब अगर हमारे पास कोई भी न्यूक्लियॉन रिवॉल्व कर रहा है
तो उस न्यूक्लियन का अगर हम वो एक्स एक्सिस में है तो हम उसका अगर मिरर इमेज देखें या माइनस एक्स एक्सिस में उसको देखें, उसको स्टडी करें, तो उसको हम कहते हैं पैरिटी। तो स्पिन और पैरिटी के बारे में न्यूक्लियर शेल मॉडल बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन देता है, उसको एक्सप्लेन करता है। हम सिंपल पैरिटी को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स अराउंड द ओरिजिन। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस है तो उसका हमारे पास मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन जो है वो माइनस एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस जो है उसका माइनस वाई एक्सिस होगा, जी एक्सिस का माइनस जी एक्सिस होगा, या कोई भी हमारे पास किसी भी एक्सिस में, ठीक है, उसमें उसका मिरर इमेज या कोई भी मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई स्पिन कर रहा है तो उस न्यूक्लियाई का हम मिरर इमेज देख लें। थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती है कोरिलेशन ऑफ न्यूक्लियर आइसोमर्स विद मैजिक नंबर्स। हमने न्यूक्लियर आइसोमर्स देखे थे, ठीक है, मैंने आपको न्यूक्लियर आइसोमर्स का बताया, तो वो मैजिक नंबर से किस तरह से रिलेट करते हैं। फिर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑड न्यूक्लियाई जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो किस तरह डिपेंड ऑन सिंगल अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर शेल मॉडल की कुछ एप्लीकेशंस थी। उसके बाद जो न्यूक्लियर शेल मॉडल है वो क्या क्या प्रिडिक्शंस देता है। फर्स्ट वन हमें स्टेबिलिटी ऑफ क्लोज शेल के बारे में बताता है, अलावा स्पिन ऑफ न्यूक्लियर ग्राउंड स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि हम किस तरह से स्पिन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पिन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर है वो देखेंगे कि स्पिन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पिन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक मूवमेंट जो है न्यूक्लियस का उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मॉडल। इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल क्या होता है? सिंपल क्वाड्रापोल हम देखते हैं कि सीक्वेंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज या करंट को हम कहते हैं कि ये मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट या कोई भी और फोर्स हमारे पास उसका सीक्वेंस जो है उसे हम कहते हैं क्वाड्रापोल। तो अब इलेक्ट्रिकल क्वाड्रापोल का मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई है, ठीक है, सीक्वेंस कैसे है न्यूक्लियर चार्ज का, वो सिमेट्रिकल है या वो नॉन सिमेट्रिकल है। क्वाड्रापोल को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q अगर हमारे पास 0 के इक्वल है इसका मतलब है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है। सर्कल में या स्फेरिकल शेप में न्यूक्लियॉन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लेकिन अगर ये 0 से ज़्यादा हो या 0 से कम है तो इसका मतलब है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल या स्फेरिकल नहीं है, इसकी सिमेट्री जो है वो चेंज है। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कभी भी नहीं होता न्यूक्लियस में, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी इरेगुलर होती है, बिल्कुल ही सिमेट्रिकल या स्फेरिकल नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर आइसोमर्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है। तो न्यूक्लियर आइसोमर्स के बारे में ये बताता है कि किस तरह से न्यूक्लियर आइसोमर्स को हम स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद बीटा डिके के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है कि बीटा डिके जो है वो किस तरह से उसका मैकेनिज़्म क्या होता है। अब जो बीटा डिके है वो पैरिटी पर और एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करता है। तो जब हम पैरिटी और एंगुलर मोमेंटम की इन्फॉर्मेशन इससे मिल जाती है, ये जो शेल मॉडल है, तो उसके बाद फिर जो बीटा डिके है या अनस्टेबल न्यूक्लियाई है उसका डिके किस तरह होता है वो भी पता लग जाता है। उसके बाद स्ट्रिपिंग रिएक्शंस के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है। अब स्ट्रिपिंग रिएक्शन जो हैं वो क्या होता है? स्ट्रिपिंग रिएक्शन फिज़िक्स के रिएक्शन होते हैं। तो ये इसमें एक टारगेट न्यूक्लियस होता है, उस पर आके प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस स्ट्राइक करता है और प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस का कुछ हिस्सा टारगेट न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रिपिंग रिएक्शंस। तो स्ट्रिपिंग रिएक्शंस के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है।